नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। सबसे पहले शुरुआत मैं इस एक शेर से ज़रूर करना चाहूँगी कि हर उक़्दे तक़दीरें जहां खोल रही है, हाँ ध्यान से सुनना ये सदी बोल रही है। ऐसी ही एक सदी की मिसाल रही ज़ोहरा सहगल। समाज और उसके रीति रिवाजों से बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म की हरफन मौला कलाकार। थिएटर, डांस और सिनेमा में उनके योगदान को हर पल सराहा गया। जिंदा दिली और जज्बे के साथ उन्होंने भरपूर जिंदगी जी, निडरता के साथ। आइए एक नजर डालते हैं उनकी जिंदगी के सफर पर। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तुम समझ में मेरी आया। जिस पंछी की बात करो तुम वो आदम का जाया। बच के रहना, कच्ची उम्र है, पड़े ना उसका साया। पास न जाना, छू ना जाए, रोग लगेगा भारी। ना खाना ना सोना होगा, दिल की गहन बीमारी। दुख देकर वो उड़ जाएगा, हंसेगी दुनिया सारी। तैया 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 तैया। ज़ोहरा सहगल कहते हैं उनके चेहरे की झुर्रियों में भी बचपन झलकता था। शायद यही कारण रहा कि 102 साल की होने के बावजूद वो कभी बूढ़ी नहीं हुई। उनकी हंसी, उनका चहक कर बातें करने का अंदाज और किस्से कहानी सुनाने का अंदाज, सब में एक जिंदा दिली थी। समीर, ठंडी हवा का एक झोंका। ज़ोहरा रामपुर के एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई। जब पढ़ाई लिखाई का वक्त आया तो उन्हें लाहौर के क्वींस मैरी कॉलेज भेज दिया गया। हालांकि वहाँ पर माहौल काफी सख्त था, उन्हें पर्दे में रहना पड़ता था, लेकिन ज़ोहरा वहाँ भी लोगों को हंसा ही लेती थी। स्कूल में तो स्कूल की 4 दीवारें थी। हम लोग तो बहुत ही शैतान थे, पेड़ चढ़ते थे। तो वो जब टेनिस खेलती थी तो अगर कुछ फॉल्ट हो जाए तो वो, मैं छोटी सी होती थी, गोली करके तो वो कहती थी मर जा, उनकी आदत थी। तो मैं ज़मीन पर सच में मर के फिर वो हंसती थी। इसके बाद ज़ोहरा ने एक्टिंग के लिए लंदन जाने की सोची, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वो पहले डांस करना चाहती हैं, तो लंदन की बजाय जर्मनी चली गईं। यहीं उनकी मुलाकात महान कलाकार उदय शंकर से हुई। भारत पहुंचकर उन्होंने उदय शंकर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ज़ोहरा काफी समय तक पृथ्वी थिएटर और इप्टा से भी जुड़ी रहीं। जब मैं पृथ्वी थिएटर से थी, जी, it was a wonderful experience. 14 years. And पृथ्वी जी, देवता पुरुष, I mean wonderful. हम सब 3rd क्लास बोगीज में ट्रैवल करते थे। उनके पास 1st क्लास राज्यसभा का पास था। He also traveled with us. ज़ोहरा सहगल ने हिंदी फिल्मों में भी योगदान दिया। आवारा का ड्रीम सीक्वेंस डांस उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। इसके अलावा बाजी में भी उन्होंने डांस डायरेक्शन किया। 1999 की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में चुलबुली दादी की भूमिका में उन्हें काफी पसंद किया गया। 1998 में उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। आज ज़ोहरा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका हंसी से खिलखिलाता चेहरा हमेशा हमेशा हमारे जहन में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये तो थी उनके सफ़र की एक छोटी सी झलक, लेकिन उनके चले जाने के बाद ये एहसास और गहरा जाता है कि जब इस एक सदी के गवाह विदा लेते हैं तो क्या सिर्फ उन्हें एक याद के तौर पर देखा जाए, या फिर समाज या देश में ऐसी कुछ संस्थाओं की ज़रूरत है जो ऐसी शख्सियतों को धरोहर के रूप में संरक्षित कर सकें, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों से रूबरू करवाया जा सके। आज इस मौके पर हमारे साथ ख़ास मेहमान इस पैनल पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि उन सब से आपका तारुफ ज़रूर करवाऊँ। हमारे साथ गौहर रज़ा साहब हैं। आप पेशे से साइंटिस्ट हैं, लेकिन ज़ोहरा सहगल के काफ़ी करीबियों में से जाने जाते हैं। हमारे साथ सुहेल हाशमी साहब हैं। आप डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं और सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में भी आपकी एक अच्छी खासी पहचान है। हमारे साथ है राजेश बादल, आप कार्यकारी निदेशक है राज्यसभा टीवी के, और कला संस्कृति के अलम बरदारों में से आपको जाना जा सकता है। और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ जुड़े हैं पंडित बिरजू महाराज जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका पंडित जी, और मेरे पैनल पर मौजूद तमाम शख्सियतों का भी। सबसे पहले गौहर रज़ा साहब, आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि ज़ोहरा सहगल, ज़ोहरा आपा का जाना एक सदी का ख़त्म होने जैसा है। आपके साथ तो उनकी काफ़ी शनासाई रही, बहुत करीबियों में से रही। कैसे याद करना चाहेंगे? कुछ यादें हमारे साथ। मैं कल से लगातार वो सारी तस्वीरें दिमाग में घूम रही हैं जब से ये खबर मिली, और वो इतनी सारी हैं कि सबके बारे में बात नहीं की जा सकती।
जब कोई अपना चला जाता है तो फिर ऐसा ही लगता है कि वेव्स में ख्याल आ रहे हैं। और ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त सैकड़ों, अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोगों को हो रहा हो। क्योंकि आपने कहा मैं काफ़ी करीबी हूँ, ये मैं समझता हूँ, पर उनके करीब तो न जाने कितने लोग थे। मेरी पहली जो याद है उनसे, उनको देखने की, वो सफदर हाशमी के नाटक में मोटेराम का सत्याग्रह, और सफदर से उनकी उम्र का फ़र्क शायद 30 साल रहा, ज़्यादा रहा होगा। और जब वो स्टेज पे आती थी तो वो सफदर की बीवी ही लगती थी। क्या बात है। और कमाल की एक्टिंग। ये थी उनसे इश्क की शुरुआत। अच्छा। तो ज़ोहरा आपा से तो स्टेज पे देख के ही इश्क हो जाता था, लेकिन उसके बाद जितनी बार मैं उनके पास गया कि अब ज़ोहरा आपा, मुझे अपनी नज़मों की किताब छप रही है, आप उसके लिए अपनी आवाज़ दे दें। हाँ, तुम हमेशा ऐसी काम लेके आ जाते हो, फिर आ गए, अच्छा बताओ शबनम कैसी है और बच्चे कैसे हैं, अच्छा बोलो कहाँ है किताब, मुझे जो पसंद आएंगी वही नज़में पढ़ूंगी। शुरुआत हो गई। मतलब अपनी कहना ही नहीं पड़ा, कुछ कोई बात ही नहीं है ऐसे जैसे नहीं करेंगी वो। और इस हक से हर बार मैं गया उनके पास और कभी खाली हाथ लौट के नहीं आया। आखिरी जो उनके साथ फिल्म की उसमें वो 92 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी थी उनकी, शायद 95 के करीब रही होगी उस वक़्त। और उनके लिए नीचे उतर के आना, ऊपर के कमरे में जहाँ वो रहती थी, वहाँ से नीचे के कमरे में शूट के लिए आना बेहद मुश्किल काम था। उसके बाद वो आई, 3 घंटे वहाँ बैठी रहीं। मुझे हर पल का एहसास है कि मैं उनको कितनी तकलीफ़ दे रहा था, लेकिन इसका भी एहसास था कि क्या कमिटमेंट है। ज़बरदस्त। हाँ कह दिया। उस दौर के लोगों में ये चीज़ कूट कूट के भरी हुई थी। सोहेल साहब, चूँकि आप डॉक्यूमेंट्री मेकर भी हैं और समाज और उसके रीति रिवाजों को भी आपने बहुत बेहद करीबी से देखा है, कहीं ना कहीं आपकी उनसे मुलाकात भी रही। अगर उनको एक रेवोल्यूशनरिस्ट कहा जाए, एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने तमाम परंपराओं को तोड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अगर आप उस वक्त की तरफ ज़रा नज़र डालें जब वो पैदा हुई, आज से 102 साल पहले, और पैदा कहाँ हुई? सहारनपुर में, रोहिले पठानों के घर में। नाम दिया गया साहिबजादी ज़ोहरा बेगम मुमताज़ुल्लाह खान, 27 अप्रैल 1912। और वहाँ पैदा होने वाली लड़की ये फैसला करती है, और अपने चचा की मदद से, कि उसको इंग्लैंड जाना है। वो अपने चचा के साथ बाय रोड ट्रैवल करती है यहाँ से इंग्लैंड तक, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इराक़ से, कहाँ कहाँ से होती हुई। और धुन ये कि मैं एक्टिंग करूँगी। और रास्ते में कहीं उसको ख्याल आता है कि नहीं, उस एक्टिंग करने से पहले डांस करना सीखना ज़रूरी है। तो इंग्लैंड के बजाय जर्मनी चली जाती है, किसी औरत के घर रहती है, कोई जान पहचान की खातून, और वहाँ डांस करना सीखती है। लौट के लंदन आती है और वो कहीं उदय शंकर के एक परफॉर्मेंस देख लेती है और बैक स्टेज जाके कहती है मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। अच्छा ठीक है, देखेंगे। उसके बाद सडनली उनको एक मैसेज मिलता है कि अगर चलना है तो चलो जापान। तो ये चीज़ें आज नहीं हो रही, ये 1930 में हो रही। आज की लड़की भी, आज की लड़कियों में और नौजवान मर्दों, लड़कों में ये हिम्मत कि जो तुम्हारा ख्वाब है उसके लिए तुम जो चाहे करो, वो एक तरह का कमिटमेंट है। दूसरा जो कमिटमेंट है उनका, जो उस वक्त के लगभग सब लोगों में था, कि हिंदुस्तान लौट के आती हैं, देहरादून में उदय शंकर की उसमें, या कहाँ था, नैनीताल में, कहाँ उनका जो डांस स्कूल था, वहाँ पढ़ा रही हैं। IPTA ज्वाइन करती हैं, पृथ्वी थिएटर में काम करती हैं। और पहली फिल्म, आजकल जो लड़कियां फिल्म में जाती हैं वो किस तरह की फिल्म चूज़ करेंगी, या आजकल के लड़के जिस फिल्म में जाएंगे, उनकी पहली फिल्म क्या है?
1943 का बंगाल का कहत। और कौन लोग हैं जिन्होंने उस फिल्म को बनाया? ख्वाजा अहमद अब्बास हैं। ये वो पहली फिल्म है जिसमें रविशंकर ने म्यूजिक दिया। ये वो पहली फिल्म है जिसमें बलराज साहनी को मेजर रोल मिला है। और ये वो फिल्म है जो उन एक्सपीरियंस की बिना पे लिखी गई जो आईपीटीए ने घूम घूम के पूरे बंगाल में हासिल किए थे। तो उस तरह के फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत करना, देखा जाए तो इप्टा की एक मजबूत स्तंभ रही वो। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, चूंकि आप कला संस्कृति से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, एक एक्सपर्ट के नाते, एक कला समीक्षक होने के नाते, आप किस तरह से उनकी कुछ उन चुनिंदा खासियतों को हमारे बीच रखना चाहेंगे? समीना, देखिए, जो मैं सोचता हूँ, पहले तो मैं जो सोचता था, जैसे ही ज़ोहरा आपा का चेहरा सामने आता था या पर्दे पर उनको देखते थे तो क्या तस्वीर दिमागों में हमारे आती थी। हमने अपने बचपन में संयुक्त परिवार देखे हैं, जॉइंट फैमिलीज देखी हैं, और उनमें कोई ना कोई हमारी दादी, कोई नानी ऐसी होती थी जो पूरे कुनबे का, पूरे परिवार का भला चाहती थी। जैसे ही आप पर्दे पर देखते थे ज़ोहरा आपा को, और मुझे लगता है कि हम अपने बचपन में जाते थे, हम देखते थे, अरे मेरी दादी भी ऐसी ही थी। ये तो तस्वीर उभरती थी कि वो किस तरह से हमारे दिलो दिमाग पर छा जाती थी अपने उपस्थिति से। हर शख्स रिलेट कर लेता था। लेकिन जो दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण कहने वाला हूँ, जो सोहेल साहब कह रहे थे अभी, कि उस दौर के हिंदुस्तान में जहाँ गांव में लड़कियों का स्कूल में जाना मुश्किल था, घर से लोग निकलने नहीं भेजते थे, उन्होंने न केवल ये साहस दिखाया कि वो परदेश में जाके गई आधुनिक नृत्य की शिक्षा लेने के लिए, और उदय शंकर का वो शिव पार्वती वाला जो नृत्य देखती हैं और उनको लगता है कि नहीं, कुछ मिल गई मंजिल मुझे, कुछ वाले अंदाज में कहती हैं, और वो जब जापान से तार भेजते हैं तो उनके पास आता है वो, और वो वहाँ चली जाती हैं। तो उस दौर में थिएटर बहुत, ठीक है, हमारे देश में 1000 साल पुरानी परंपरा हो सकती है, और भी पुरानी परंपरा हो सकती है, कालिदास के ज़माने से परंपरा हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर इस सदी की शुरुआत जब हुई, जो गोरी हुकूमत ने जिस तरह से माहौल इस देश में बनाया हुआ था, उसमें एक आम हिंदुस्तानी लड़की के लिए एक थिएटर ज्वाइन करना, एक नृत्य ज्वाइन करना, फिल्मों में जाना, ये तीनों ही विधाएं ऐसी नहीं थी कि कोई बहुत आसान महिला कर सकती, कोई लड़की कर सकती। वो आती हैं, एक शानदार नृत्यांगना के रूप में अपने को स्थापित करती हैं, फिल्म में नृत्य निर्देशन करती हैं, स्थापित करती हैं। 14 साल तक पृथ्वीराज कपूर के साथ पृथ्वी थिएटर में जाती हैं, घूम घूम कर नाटक करती हैं, सारे देश में घूम कर नाटक करती हैं। इप्टा की जो पहली और आखिरी फिल्म जो धरती के लाल, जो आप जैसे उन्होंने बताया अभी सोहेल साहब ने, उसमें वो कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं थी। विदेशों में उसको धूम मिली, प्रशंसा मिली, इनाम मिले, अवार्ड मिले, और उस फिल्म में क्या था, उस दौर के हिंदुस्तान का सामाजिक और आर्थिक दस्तावेज था वो फिल्म। बिल्कुल थी वो फिल्म, बिल्कुल। तो राजेश जी, ऐसी जो शख्सियत थी, अपने एक क्रांतिकारी फैसला, अपने से 8 साल कम उम्र, 8.5 साल छोटे उम्र में जो थे, एक हिंदू पुरुष के साथ वो शादी रचाती हैं, और 1900 मेरा ख्याल है 59 में शायद वो चले जाते हैं सहगल साहब। और उसके बाद से देखिए लगातार 60 साल का जो सफ़र है, 55 साल का जो सफ़र है, वो अकेले बिताती हैं, और ऐसे नहीं बिताती हैं कि कोई असहाय और बेचारगी वाला, वो शान से जीती हैं और शान से जाती हैं। और यही वजह रही कि हर दिल अजीज भी रही। वो हमारे साथ पंडित बिरजू महाराज जी हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और खुशी भी है कि आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मौके पर। यकीनन ये एक दुख की खबर है कि ज़ोहरा जी हमारे बीच नहीं रही हैं, लेकिन एक नर्तक होने के नाते, एक कथक नृत्य कलाकार होने के नाते, उनकी उन कोशिशों को आप किस तरह से सराहना चाहेंगे जब उन्होंने नृत्य की दुनिया में कदम रखा? जी, मुझे खबर मिली, आज ही खबर मिली, तो मन को तो दुख हुआ, और उनसे आगे आने वाली पीढ़ियों को ये सीखना चाहिए कि उनकी हिम्मत और उनके विचारों को जो उन्होंने रखा मन में, उसको पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने नृत्य भी सीखा, और इस उम्र तक वो उसी तरह हंसता हुआ चेहरा उनका, मुस्कुराता हुआ। मेरी मुलाकातें उनकी करीब 3-4 बार हुई। व्हील चेयर पर थी, लेकिन हमने सलाम किया और मुलाकात हुई उनसे। बहुत खुश हो गई मुझसे मिलके, अच्छा बेटा आप उस ख़ानदान के हैं। तो इतना अच्छा लगा
उसके अलावा उन्होंने जो भी हमें और भी चीज़ों का पता लग रहा है कि उदय शंकर जी के साथ उनका नृत्य का रूप पहला दर्शाया और उन्होंने उसी मन से पूरी मेहनत से उन्होंने डांस भी किया। फिर इसके अलावा थिएटर्स पृथ्वीराज जी के साथ भी वो जुड़ी रहीं, फिल्म्स में डायरेक्शन के रूप में भी जुड़ी रहीं। बहुत सी चीज़ों को हम आज जान पाए हैं। और क्योंकि पंडित जी जिस वक्त उन्होंने ये निर्णय लिया था, उनको पंडित जी जिस वक्त उन्होंने ये निर्णय लिया था कि सीखना तो वो चाहती थी अभिनय, लेकिन फिर डांस समझ में आ गया तो एक अच्छी नर्तकी बनने और फिर कोरियोग्राफर और तमाम चीज़ें उन्होंने की। आप चूंकि अब एक उस दर्जे पर हैं जहां आप उनकी कला की समीक्षा कर सकते हैं, एक नृत्यांगना के तौर पर, एक कोरियोग्राफर के तौर पर। जी जी, ऐसा है कि जो अभिनय और एक्सप्रेशन जिसको हम लोग भाव कहते हैं, अभिनय नृत्य की भंगिमाओं के साथ साथ जिस वक्त अभिनय जुड़ जाता है और आँखों में अच्छी बातें बन जाती हैं, आँखें ही बोलने लगती हैं, जो भावना है आँखें बोलने लगें, तो उस वक्त हम कहते हैं उसके अंदर कलाकार में ये संपूर्णता दिखाई पड़ने लगती है। तो जोराबाई में तो उनके अंदर ये रूप तो दिखाई पड़ा, क्योंकि मतलब ऐसा बड़ा दिल, मैं आपको क्या बताऊँ, जैसा कि अभी कह भी रहा तो मुझे भी महसूस होता था कि हरदम खिली हुई आखिरी उम्र तक वही हिम्मत, उसी तरह से सबसे बातचीत करना, हंसी मजाक करना, उसके अलावा इतनी खुशी से वो हर टाइम समय को बिताती थी। तो ये तो हमें सब आने वाली पीढ़ियों को सीखना चाहिए कि क्या हिम्मत थी कि उस ऐसे वक्त में जब वाकई में हमारे घर में भी देखिए हमारी बहनें हुई, सब लोग हुई, उनको डांस नहीं सिखाया गया, मना कर देते थे, पढ़ाई भी थोड़े दिन का बंद कर देते थे। ऐसे वक्त में जोरा जी जब बढ़ी आगे कदम तो पीछे नहीं हटी, बढ़ती गई। और जो डायरेक्शन किया उन्होंने डांस का, क्योंकि मैं बचपन में मैंने फिल्म देखी आवारा, ये अपने राज कपूर जी की कंपोजिशन देखा, तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से रचना करती थी। और आज कथक कला समाज में से, कथक ये समाज में से एक की बहुत बड़ी कमी है और उनसे यही सीख मिलना चाहिए कि हम लोग यही सीखें कि हिम्मत क्या है, मेहनत क्या है, रियाज क्या है, और हमको जो गुरु आदेश देता है उसको किस तरह से हमें मनन करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ये चंद यादें हैं ऐसी और हजारों यादें उन सब के जहन में हर पल रहेंगी जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े रहे। ले रहे हैं हम एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक अहम सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे कि जब अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन ख़त्म होता है तो वो सोसाइटी या समाज से जुड़े लोगों का नुकसान कितना बड़ा है जो उसके आसपास हैं, और उस पूरे इंस्टीट्यूशन, उस पूरी सदी को सहेजने की कोशिशें कैसी होनी चाहिए जो एक सदी के गवाह रहे। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद देश देशांतर में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जोरा सहगल की, जो यकीनन एक सदी की गवाह रहीं। इस मौके पर एक अहम सवाल लिया जाना बेहद ज़रूरी है, वो ये है कि बहुत से मुल्कों में जो उनके लेखक रहे हैं, जो उनके कलाकार रहे हैं, उनको सहेजने की बाकायदा कोशिशें की जाती हैं, लेकिन क्या हमारे देश में इस तरह की कोशिशें की जानी चाहिए या की जा रही हैं, या राष्ट्रीय स्तर पर इसे किस तरह संबोधित किए जाने की ज़रूरत है? हमारे ख़ास पैनल पे मौजूद हैं आप तमाम लोग, आप में से जो भी इस मौके पर जो कहना चाहे, स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी बाहर के मुल्कों में कभी जाता हूँ तो वहाँ ढाबा, जो हमारे यहाँ ढाबा नाम होता है जिसका, रेस्टोरेंट होगा, कॉफ़ी की दुकान होगी, घर, वहाँ लोग ज़रूर बताते हैं कि यहाँ आइंस्टाइन आया था, यहाँ ये बड़ा फ़िलासफ़र था, यहाँ पर ये पोएट था, यहाँ पर ये राइटर था, कामों कहाँ बैठ करके लिखा करता था, काफ़का कहाँ। इसको प्राइड के साथ बताते हैं, इसको इज्जत के साथ बताते हैं, उनकी तस्वीरें लगाते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लगती हैं अगर तस्वीरें तो भगवान की लगती हैं और या फिर पॉलिटिशियंस की लगती हैं। इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है कि देश में जिस आदमी ने एटॉमिक एनर्जी हमको दी, उससे आप सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन एक बड़ा इंस्टॉलेशन देश में क्रिएट किया, उसका घर बिक जाए, नीलाम हो जाए और हम उसको हेरिटेज होम डिक्लेयर ना कर सकें, हम प्रेमचंद के घर को संजो के ना रख सकें,
हम गालिब के घर को संजो के ना रख सकें। ये जो कौमें अपने पास्ट को भूल जाती उनका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं होता। बहुत बेहतरीन बात कही कि जो पास्ट को भूल जाते हैं उनका फ्यूचर नहीं होता। राजेश जी, ये ज़रूर बताइए, जैसे हमारे देश में कुछ निजी संस्थान इस तरफ काम कर रहे हैं, चाहे वो फिर गालिब से जुड़ी हुई उमा शर्मा जी हों, पवन शर्मा जी हों, पवन वर्मा जी हों, या फिर सरोद घर के रूप में अमजद अली खान साहब का नाम आता है। ऐसे प्रयास आपकी नज़र में क्या होने चाहिए? देखिए समीना, जो अपने ज़ाती तौर पर जो अपने प्रयास कर रहे हैं वो उन प्रयासों का तो हमें हमेशा स्वागत करना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सदी का एक दस्तावेज हमारे सामने मौजूद होता है और हम उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। आज हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, अपनी कला संस्कृति की बात करते हैं, बड़ा गर्व करते हैं कि हमारी बहुत पुरानी कला और संस्कृति है, लेकिन हमारे देश में पिछले 100 वर्षों में जिस तरह से सिनेमा, आज क्या सिनेमा की उम्र क्या है हिंदुस्तान में? 101 साल की, और ज़ोहरा आपा गई हैं 102 साल की। सिनेमा का पूरा इतिहास अगर देखा जाए तो वो उनके आंखों के सामने था। थिएटर को उन्होंने जिस तरह से एक नया रूप दिया है, आज जो पृथ्वी थिएटर के बाद से जिस तरह से हमारा थिएटर आगे बढ़ा है, पारसी थिएटर, ये जो परंपराएं रही हैं, आप देखिए सिनेमा में 1946 में जब वो नीचा नगर आती है तो समानांतर सिनेमा का एक नया उदाहरण था, नमूना था वो। तो जब ये हमारे दस्तावेजों पर हम आज की पीढ़ी को पढ़ाने के लिए, आज किसी देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देखें पाठ्यक्रम में कहीं शामिल आपको ज़ोहरा सहगल नहीं मिलेंगी, बिल्कुल, कहीं आपको पृथ्वीराज कपूर नहीं मिलेंगे, कहीं आपको राज कपूर नहीं मिलेंगे, मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं मिलेंगे, और माफ़ कीजिए कुछ लोग और भी हैं जो इस समय लगभग उम्र के इसी पड़ाव पर हैं, शायद कल ये भी हमारे बीच में ना रहें। या तो हमारे बीच अगली जनरेशन में रखा जाता, इन्हें उस श्रेणी में क्यों नहीं लाया जाता, क्यों नहीं रखा जाता? यही तो मेरा सवाल है कि हम जिस परंपरा पे गर्व करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज क्यों उसमें शोध नहीं करते, रिसर्च क्यों पीएचडी नहीं होती, क्यों इनके पाठ्यक्रम हमारे जो है, इनकी जीवनियां, इनका काम, इन पे शोध क्यों नहीं होता? अगर ये हो तो हमारी आने वाली नस्लें जो है याद रखेंगी, न केवल याद रखेंगी बल्कि उन परंपराओं को भी जीवित रखेंगी जिन्हें, ऐसा हमें कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों के साथ वो चीजें चली जा रही हैं। सोहेल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल राजेश जी से, गौहर साहब से बिल्कुल इस पे एग्री करता हूँ, और ये मतलब ये अजीब और गरीब मामला है। हम जिस शहर में बैठे हुए हैं, इस शहर ने दो बहुत बड़े शायर दिए हैं जो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं, गालिब और मीर। किसी एक सड़क, किसी एक गली का नाम इनके नाम पे नहीं है, पर वो लोग जो 3 दिन के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट में गिरफ्तार हुए थे, और ऐसे बहुत सारे थे, उनके नाम चौराहे हैं। तो ये हमने अजीब सिलसिला बनाया हुआ है। अब ज़ोहरा आपा का आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन दिखाया कि उसमें इनको पद्मश्री दिया गया था, उसके बाद उनको पद्म भूषण दिया गया, उसके बाद उनको पद्म विभूषण दिया गया। तो इससे बड़ा सिविलियन अवार्ड बस भारत रत्न का रह गया था जो उनको नहीं मिला। लेकिन ज़ोहरा आपा को जब वो 95 साल की थी, 95-96 साल की, तो उनको कैंसर हो गया था, उनके पैर का कैंसर था। अभी गौहर साहब ने जिक्र किया, चलने फिरने में उनको बहुत दिक्कत होती थी। वो पहली मंजिल पर अपनी बेटी के साथ रहती थी। बिल्कुल, उन्होंने लिख के भारत सरकार से कहा, और ये कोई ऐसा कोई नहीं है, ये कोई छोट भैया आर्टिस्ट नहीं था, ज़ोहरा आपा थी। उन्होंने कहा मुझे चलने में मुश्किल हो रही है, मेरी उम्र 100 साल के करीब हो गई है, मुझे ग्राउंड फ्लोर पे घर दे दो। लेकिन वो उन्हें आखिरी वक्त तक के नहीं मिल पाया। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। पंडित जी, चलते चलते ये ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि किस तरह की कोशिशें की जानी चाहिए कि ऐसे लोगों को सहेज कर रखा जा सके? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं उनके बारे में। और बहुत बड़े बड़े कलाकार, पंडित रविशंकर जी, विलायत खान साहब, आमिर खान साहब, भीमसेन जोशी, हमारे पूरे 7 पुश्ते बीत गई, महाराज बिंदादीन कालका महाराज, ठाकुर प्रसाद, इन लोगों के नाम से कोई भी न तो मूर्ति है, न कोई सड़क का नाम है, न कुछ। इन लोगों को, आगे के लोगों को याद रखने के लिए कि ये लोग थे हमारे भारत के इतने बड़े बड़े कलाकार, बहुत ज़रूरी है इनका कोई चिन्ह निशान, इस तरह का नाम होना बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग सभी महसूस करते हैं
तमाम कलाकार अंदर से महसूस करता है। तो ऐसी उम्मीद है कि सरकार भी देखे, और जो हम लोग हैं, हम लोग तो भाई कलाकार लोग हैं, हम लोग कितना सहयोग कर सकते हैं, लेकिन इच्छाएं ये ज़रूर है कि ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। यकीनन जब एक सदी की गवाह इस दुनिया से विदा लेती है तो वहाँ बहुत से सवाल उठने लाजमी हैं, और जो परिचय हमारी नस्लों, आने वाली नस्लों के साथ होगा इन लोगों का, वो किस तरह से होगा। विदेशों में जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि इस तरह की कोशिशें जारी हैं, और उन्होंने बहुत से लेखकों, कलाकारों की स्मृतियों को सहेजा है। हमारे यहाँ कुछ निजी संस्थाएं इस तरफ कोशिश कर रही हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। ये एक छोटी सी पहल थी राज्यसभा टीवी की इस अहम सवाल से रूबरू कराने की। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ, गौहर रज़ा साहब, सोहेल हाशमी साहब और राजेश बादल जी, और साथ साथ पंडित बिरजू महाराज जी का भी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।